अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कंसेंसस हो गया है कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, जिसके बाद जो है केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और उसके बाद इलेक्शंस होंगे। मगर कल MQM ने एक अहम ऐलान किया है और उन्होंने ये कहा है कि वो 2017 की मरदमशुमारी सेंसस के तहत जो है अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो फिर ये भी हो सकता है कि जो अगले इलेक्शन है वो डिले हो जाएं। इस हवाले से हमने वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह से बात की थी। उन्होंने क्या कहा इस हवाले से आपको दिखाते हैं। इस सेंसस का उनके तहफ़्फ़ुज़ात से क्या ताल्लुक है, बताएं। उनका ये कहना है कि जी आपने हमें नहीं, गलत वो वोटर लिस्ट जो है इलेक्शन वोटर लिस्ट पे होने हैं ना, पॉपुलेशन पे तो नहीं होने। वो ये कहते हैं कि जी आप सेंसस ठीक कराएं, नहीं सेंसस उसकी बिना के ऊपर आप जो है इलेक्शंस डिलिमिटेशंस कराएं। अब उसके अंदर और उन्होंने कैसे होगी वो मामला ये है कि वोटर लिस्ट जो है उसके अपडेट होने में, अपडेट करने में पॉपुलेशन का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। वो अपडेट आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, महीना पहले भी हो सकती थी, वो की जाती रही है और अपडेटेड है। रही बात पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर तो सिर्फ सीटों का फर्क पड़ेगा ना, कि जी सीट किसी सूबे की बढ़ जाएगी, किसी की कम हो जाएगी। लेकिन आप मुझे बताएं कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है या नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे करेंगे जी? इस वक्त ये असेंबली जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमीनुल हक साहब और वो चूँकि वफाकी वज़ीर भी हैं, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस, MQM के मरकज़ी रहनुमा हैं। तो उनसे जो है राना सनाउल्लाह साहब का जो जवाब है उसके ऊपर जवाब लेंगे। अमीनुल हक साहब वो ये कह रहे हैं कि जो आपका मुतालबा है वो अनरीज़नेबल है, इसलिए वो कहते हैं कि ये जो असेंबली है ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ही नहीं सकती। तो फिर आप क्यों इस तरह के मुतालबात करें कि जी 2017 के सेंसस के तहत जो है हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे? वो तो कहते हैं कि अब तो टाइम ही कोई नहीं बचा। देखिए मुनीज़ा, वेरी सिंपल आंसर है इसका। मैं समझता हूँ कि 2023 के जो डिजिटल सेंसस का इनेकाद किया जा रहा है, इसमें सिंपल सी बात है कि मैं समझता हूँ कि अगले 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन के अंदर अंदर इस डिजिटल सेंसस को नोटिफाई कर दिया जाए। द मोमेंट आप इसको नोटिफाई करेंगे तो इलेक्शन कमीशन बाउंड हो जाता है कि वो 3 महीने में, 2.5 महीने में या 4 महीने में मैक्सिमम इन तमाम चीज़ों को वो कंप्लीट कर डिलिमिटेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करेगा और मुकम्मल करने के बाद इंतखाब का इनेकाद मुमकिन बन सकता है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान की 70 साल या 75 साल तारीख उठा के देखें तो सेंसस के क्या होता रहा। सेंसस कभी 10 साल बाद, कभी 18 साल बाद, कभी 17 साल बाद का इनेकाद हुआ। 2017 में MQM पाकिस्तान ने जो सेंसस का इनेकाद किया गया इस पर डिसएग्री किया, और न सिर्फ MQM पाकिस्तान ने किया बल्कि पाकिस्तान पे मगर जो मौजूदा सेंसस हुआ है अमीनुल हक साहब, आपको मेरे से बेहतर पता है, उसके ऊपर भी बहुत सारे इतराज़ात हैं। तो अगर आप 2017 के ही सेंसस के ऊपर आप चले जाएंगे, अब देखिए ना, जो राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं कि जी अगर आपने पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर सीटें बढ़ानी उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, तो क्या ये जो असेंबली है इस पोजीशन में है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए? वो कहते हैं नहीं है। देखिए, व्हेन देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। आप हम सब के सामने क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि पंजाब असेंबली के लिए क्या क्या गया कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराया जाए। क्या 90 डेज़ में इलेक्शन होगा? यकीनन नहीं। इसी तरीके से हमने KPK के बारे में देखा कि 90 डेज़, यकीनन इसका जवाब भी नफ़ी में आता है और अब जाकर के जनरल इलेक्शन के साथ इसका इनेकाद किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम आपस में बैठते हैं, सियासी रहनुमा आपस में बैठते हैं, हम अपने कानूनी दोस्त हैं उनको भी साथ बैठाते हैं, तो मेरा ख्याल है सब कोई ना कोई राह निकल जाएगा। हमारा मकसद क्या? हमारा मकसद आप चाहेंगे क्या? इसलिए चूंकि जो रीजनेबल चीज़ है उसके अंदर, उसी जुमरे के अंदर रह के बात करते हैं। अब हमने 8 अगस्त को ये जो असेंबलियाँ तहलील हो रही हैं उसके ऊपर आप खुश हैं, रजामंद हैं, जो आपकी बातों से मुझे लगा। अगर 8 अगस्त को तहलील हो जाती हैं असेंबलियाँ तो वक्त ही कुछ नहीं रह गया। आज तारीख देखें क्या हो गई है। देखिए, हमारी तो अव्वलिन क्या ख्वाहिश क्या है कि यस इंतखाबात जैसे कहते हैं वक्त पर इनेकाद किया जाए, लेकिन हर सूरत में 2023 के सेंसस की बुनियाद पर 2023 के सेंसस को आप जब मोमेंट आप नोटिफाई करेंगे, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाबंद हो जाता है कि वो हर सूरत में डिलिमिटेशन पे जाएगा। जब डिलिमिटेशन पे जाएगा तो डिलिमिटेशन के 2, 2.5, 3 महीने में से मुकम्मल करे और साथ साथ मेरा ख्याल है 45 डेज और 60 डेज के अंदर इंतखाबात का इनेकाद कर दिया जाए। नहीं, मगर अमीनुल हक साहब इधर ही रुक जाइए। डिलिमिटेशन की जब
चंद महीने देर हो सकता है। डीलिमिटेशन कौन करेगा? चूंकि 2 महीने की आप बात करें, 2 महीने के अंदर तो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। केयर टेकर गवर्नमेंट के पास तो वो अथॉरिटी ही नहीं है डीलिमिटेशन करने की। नहीं, डीलिमिटेशन कभी भी केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं करेगी। डीलिमिटेशन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। मेरा क्या कहना है कि आप आज कल 4 दिन के अंदर अंदर आप सेंसस को नोटिफाई कर दें, ठीक है। आप जैसे नोटिफाई करेंगे अल्टीमेटली द गेंद विल, कहते हैं ना कि गेंद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में चला जाता है। वो पाबंद हो जाता है नोटिफाई करने के बाद कि यस उसे 2 महीने से लेकर 4 महीने के अंदर अंदर डीलिमिटेशन को मुकम्मल करना है। मगर कता कलामी माफ अमीनुल हक साहब, आपको भी पता है कि ये जो मौजूदा सेंसस है इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारी पार्टीज़ को इतराज़ है, इसके ऊपर बलूचिस्तान को इतराज़ है, आपको 2017 के सेंसस पे इतराज़ है, मगर बहुत सारी पार्टीज़ को इस वाले सेंसस के ऊपर इतराज़ है। तो फिर कैसे वो कर सकते हैं? और दूसरा ये है कि अगर वो सेंसस जो है इसको नोटिफाई करते हैं और पॉपुलेशन कई जगहों पे बढ़ती है और कई सूबों में कम होती है और सीट्स ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा कम होती है, उसके लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे जब एक केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी? ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए मुनीज़ा, अभी तो सेंसस का नतीजे का ऐलान भी नहीं हुआ है। हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि सिंध में या पंजाब में या बलूचिस्तान में सीटों में फ़र्क आ जाएगी? पहले नतीजे को ऐलान होने दें, उसके बाद असेसमेंट होता है कि क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो फिर सीटों की हेर फेर हो सकती है। हो सकता है कि अगर पंजाब के अंदर ही है तो पंजाब के कुछ ज़िलों से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में शिफ्ट करना, मेरा ख्याल है ये तो नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसी सेम कंडीशन में द सिंध। हाँ, अगर कोई बहुत बड़े पैमाने पर आबादी में तब्दीली नज़र आती है जो कि बज़ाहिर कहीं होती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि एक सूबे से दूसरे सूबे को कौमी असम्बली की सीट जाने का चांस बनता है। तो बज़ाहिर तभी कि ऐसा नज़र नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि आप सेंसस को नोटिफाई करें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को टाइम दे, वो मुकम्मल करे और उसी की बुनियाद पर आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। मगर अमीनुल हक साहब, अगर जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN, जो बड़ी जमातें हैं, अगर वो ये नहीं करती तो फिर MQM के पास क्या ऑप्शन होगा? इलेक्शंस हो जाते हैं नवंबर के अंदर, आप बॉयकॉट कर देंगे इलेक्शन का? देखिए, MQM पाकिस्तान अवामी जमात होने के नाते, जो कि अपने अवाम, अपने वोटर, अपने सपोर्टर के दरमियान रहती है, उनकी सोच के साथ आगे बढ़ती है। उनकी सोच क्या है कि हर सूरत में इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए। तो MQM बाइकाट का तो सोच भी नहीं सकती और ना इसका तस्वर कर सकते हैं। बल्कि इसके मुकाबले में MQM पाकिस्तान ने तो कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, सक्कर में अपने छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग का इलाका शुरू कर दिया है ताकि मासेस के साथ कॉन्टेक्ट बढ़ाया जाए। तो हम तो इलेक्शन की तैयारी की तरफ जा रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इलेक्शन अनाकाद हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। लेकिन क्या हम मुतालबा कर रहे हैं कि यस, डिजिटल सेंसस 2023 के सेंसस के मुताबिक इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाया जाए। बहरहाल इस वक्त ऐसा लग रहा है कि 2023 का जो सेंसस है उसकी नोटिफिकेशन नहीं होगी और यही इस वक्त की सूरत हाल है। अगर हम केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं तो आप क्या देखना चाहेंगे? क्या MQM देखना चाहेगी कि एक टेक्नोक्रेटिक वज़ीर आज़म आए जिसको इकॉनमी की समझ बूझ हो, या आप चाहते हैं जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि एक सियासी जो नुमाइंदा है वो केयर टेकर गवर्नमेंट में आए? देखिए मुनीज़ा, मैं 90 के दहाई से लेकर अब तक जितनी भी केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, हमने देखा है कि टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आई है। और टेक्नोक्रेट्स का जब हम बात करते लाने का, इसका मतलब होता है कि उनका किसी सियासी पार्टी की तरफ कोई उनके वर्कर्स नहीं होते, उनके सपोर्टर नहीं होते और एक मुस्बत तरीके से मामलात को आगे लेके बढ़ते हैं। तो यस, मेरा ख्याल अगर ये मामलात आते हैं कि सियासतदानों को लिया जाए या टेक्नोक्रेट्स को लिया जाए, तो MQM यकीनन इस मामलात को लेकर राब्ता कमेटी में मशवरा करेगी और राब्ता कमेटी में मशवरे करने के बाद कोई बेहतर फैसला करने की पोजीशन में होगी। लेकिन एज फार एज मेरा कंसर्न है, मैं पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे समझता हूँ कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत केयर टेकर के लिए ज़्यादा मुनासिब है। और उसकी वजह आप क्या समझते हैं? इसलिए चूँकि एक खदशा जाहिर किया जाता है अमीनुल हक साहब, और ये क्यासा राइयाँ हो रही हैं कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आती है जो टेक्नोक्रेट के ऊपर जो है कायम होती है, तो उसके अंदर जो वज़ीर आज़म होंगे और अगर उनको इकॉनमी की समझ होगी तो फिर ये भी हो सकता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुद्दत से ज़्यादा टाइम यहाँ पे जो है लगा दे और इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी हो जाएँ। तो ये एक खदशा जाहिर हो रहा है।
देखिए, एमकेएम पॉलिटिकल पार्टी है जो हर मौके पिछले 3 दहाइयों से 7 और 8 मुख्तलिफ इलेक्शन में हिस्सा लेती चली आई है और हमेशा कामयाब भी होती रही है। तो हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं है, बल्कि हमारी क्या ख्वाहिश है कि इलेक्शन को वक्त पे इनेकाद लाजमी तौर पर यकीनी बनाया जाए। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत, अगर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत ना होती, अगर राब्ता कमेटी फैसला करती है कि सियासतदान भी हो, तो उनके ऊपर भी लाजिम होता है कि हर सूरत में 90 डेज़ हो, या अगर उसके साथ जिस तरह पंजाब में हमने देखा या केपीके में हमने देखा है कि अगर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन आगे पीछे भी हो जाता है, मेरा ख्याल है कोई क़यामत नहीं आएगी। लेकिन एमकेएम का एक वाज़ा दो टोक मुतालबा है कि हर सूरत में 2023 के सेंसस, डिजिटल सेंसस के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, राना सनाउल्लाह साहब नोटिफाई नहीं करते कि जी 2023 के सेंसस को, आपकी क्या तवक्कुआत होंगी कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इसको नोटिफाई करे, और क्या उसका कानूनी हैसियत में वो कर भी सकती है? आपकी राय क्या है? देखिए, अच्छी बात ये कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली एमकेएम के वफ़द के आला सतह वफ़द की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कल होगी। उनके सामने भी हम अपनी तमाम गुजारिश पेश करेंगे। और माजी में हमने जब जब उनके साथ बैठे हैं, उनसे गुजारिश की है, तो उन्होंने बड़े खुले दिल और खुले दहन के साथ हमारी बात सुनी है शहबाज शरीफ साहब ने, और मसले का हल निकाला। कल हम उनके साथ बैठेंगे और मेरा ख्याल इन तमाम मसाइल के ऊपर, सेंसस का मसला हो, केयर टेकर गवर्नमेंट का मसला हो या टेक्नोक्रेट का मसला हो, मैं समझता हमारे खुल के उनके साथ बात होगी और जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक हम अपना जिसे कहते हैं प्रोटेस्ट भी उनके सामने लॉन्च जरूर करेंगे। नहीं, मगर आपने ये कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट अगर 10 दिन ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मगर जो सेंसस होना चाहिए वो 2017 की बुनियाद के ऊपर जब मरदमशुमारी हुई थी उसकी बिना के ऊपर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये आपका मुतालबा है। तो आप क्या चाहेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट अगर ये हुकूमत नहीं करती और असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है कमान संभाल लेती है, तो अगर वो सेंसस जो है आपके मुताबिक करना चाहे, उनको वक्त चाहिए हो डीलिमिटेशन के लिए, तो आप समझते हैं कि अगर वो एक्सटेंड भी कर जाए, 90 दिन के बियॉन्ड भी चले जाएं, तो वो आपको काबिल कबूल होगा? देखिए, जिस तरह मैंने आपके सामने मिसाल रखी है कि पंजाब की सूबाई हुकूमत की और इसी तरह केपीके की हुकूमत की 90 दिन में नहीं हुआ। मैं समझता हूँ अगर इसके लिए 10, 12, 15 दिन में टाइम आगे भी बढ़ जाता है तो मेरा ख्याल है कोई क़यामत नहीं आएगी। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरियों को और वो तमाम लोग जो पिछले 6 साल में 18 साल से ऊपर की तरफ आए, उनको भी अपने हक रहायदे इस्तेमाल करने में आसानी हो जाएगी, वो भी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे, जिससे सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वही राना सनाउल्लाह साहब की बात और सवाल कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट कर सकती है, क्या उसके दायरे इख्तियार में ये होगा? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे तो मेरी एक विल है कि ऐसा होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि यकीनन इस हवाले से जो आपने सवाल उठाया है, हाँ, हमारे जो नामवर वकला हैं फ़ारूक नसीम भाई, उनके साथ ही बैठा जाएगा और अपनी पूरी लीगल टीम के साथ मशवरा भी किया जाएगा और सियासी तरीक़ेकार के ऐन मुताबिक दूसरी सियासी पार्टी को कायल करने की भी कोशिश की जाएगी, ताकि हम अपनी बात एक बेहतर तरीके से और बेहतर अंदाज से लोगों से मनवा सकें। दूसरी तरफ एक हम माइनस फार्मूला जो है अमीनुल हक साहब, वो शुरू हुआ आपके लीडर से ही शुरू हुआ और फिर जाके ख़त्म होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है पीटीआई के चेयरमैन के ऊपर। आपकी अपनी क्या राय है? अगर उनको नाअहल करार दिया जाता है तो क्या आप इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तौर पे देखेंगे कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को मिली है? देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब 2 तरीके से देता हूँ। नंबर 1 कि एब्सोल्युटली देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हर वो अमल, हर वो नारा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा, पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ होगा, यकीनन मेरा ख्याल है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मामूद खड़े हुए हैं और होना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपके बात ये है कि क्या तमाम सियासी पार्टी को मौका मिलना चाहिए? यस, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि इस पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम सियासी पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए, बशमूल पीटीआई के चेयरमैन के पास, अपने सपोर्टर। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है तो बिल्कुल हिस्सा ले, उसमें मेरा ख्याल किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और ना है अगर वो होते हैं तो आप इस इलेक्शन को क्या लेवल प्लेइंग फील्ड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखेंगे?
देखिए, मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी पार्टी की मौजूदगी हो, चाहे MQM पाकिस्तान हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, ANP हो, पख्तूनख्वा मिली पार्टी हो, या PTI होती है, या जो भी सियासी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले, सबको इलेक्शन जिसे कहते हैं कि इवन प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। तमाम लोगों को जलसे करने की, जुलूस करने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, कैंपेन चलाने की आज़ादी होनी चाहिए, और अवाम के ऊपर मुनहसर होता है कि वो जिसको वोट देना चाहे उनके वोट से मुंतखब होकर जो भी हुकूमत आती है अमीनुल हक अगले 5 साल की आखिरी सवाल आपसे कि आप टेलीकम्युनिकेशंस के मिनिस्टर रहे हैं, मगर May 9 के बाद हमने देखा कि किस तरह इंटरनेट की जो सर्विस है वो हर जगह बैन कर दी गई थी। अब इंटरनेट एक बुनियादी हक समझा जाता है। आप समझते हैं कि जब भी मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो तो ये दुरुस्त फैसला होता है कि इंटरनेट को बैन कर दे? पहले भी तो इंटरनेट से पहले भी तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता था ना, तो इंटरनेट से क्या बैन करने से आपको क्या मिल जाता है? मुनीज़ा, मैं एक सियासी वर्कर हूँ और एक सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। MQM पाकिस्तान और बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ IT की पॉलिसी है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ IT ऐसी किसी भी पाबंदी के ख़िलाफ़ है जिससे तरक्की का अमल रुकता हो। 9 मई के वाक़या हुआ एक बहुत ही दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या था। हमारे शहीदों को और की बेहरमती की गई, उनके अमलाक जलाने की कोशिश की गई। शदीद 3 अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, लेकिन आप सब ने देखा है कि गालिबन 9 मई गुजरने के बाद जब 12 और 13 मई आया तो हमने बात की, तमाम जो मुख्तलिफ हल्के से उनसे बात की कि हर सूरत में आप इंटरनेट को बहाल किया जाए, और 12 तारीख के बाद आपने देखा कि इंटरनेट बहाल होना शुरू हुआ, और गालिबन 14 असूली तौर पे आप इंटरनेट के बैन के हामी में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमीनुल हक साहब, आपने अपनी जो जमात है उसकी राय से आगाह किया, और आपका जो अपना एक असूली नुक्ता नज़र है कि इंटरनेट का बैन नहीं होना चाहिए, उसे भी आगाह किया। नाजरीन, वक्फा लेते, वक्फे के बाद हम रुख करते हैं पेशावर का, जहाँ पे आज एक धमाका हुआ है, उस वाले से बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज पेशावर के इलाके हयाताबाद में एक खुदकुश धमाका हुआ, FC की गाड़ी के करीब हुआ, जिसके नतीजे ही है, और हम ये भी पूछेंगे कि जो नई पार्टी परवेज़ खटक साहब ने बनाई है उसके अंदर कितना दम है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है तारिक खान साहब को। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तज्ज़ियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, इन मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं आज TV की ब्यूरो चीफ फरजाना अली साहिबा, और आज जो धमाका हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगी। बैरिस्टर अली सैफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत में, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में वो तर्जुमान थे, और जो परवेज़ खटक के हवाले से एक नई जमात बनी है TTP के हवाले से भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले फरजाना अली साहिबा, आज जो धमाका हुआ है हयाताबाद के अंदर, इसको एक ग्रुप ने तहरीक जिहाद पाकिस्तान इन्होंने कबूल कर लिया है। ये वही ग्रुप है जिसने ज़ोब बलोचिस्तान में जो हमला था उसको कबूल किया था, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को खबरदार किया था कि अगर उन्होंने पुष्पनाही की TTP की तो पाकिस्तान जवाबी वार करेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुनीज़े। आज एक जो सुसाइड अटैक हुआ है उसकी जो CCTV फुटेज भी हमने देखी, उसमें एक आल्टो गाड़ी आके सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकराई है। हयाताबाद फेज 6 और फेज 7 के संगम पर ये एक जगह है, और जैसा कि आपने कहा कि इसे जिहाद पाकिस्तान के मुल्ला कासिम तर्जुमान अपना नाम बताते हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज मीडिया के लोगों को किया और कहा कि ये हमने धमाका किया और इसकी जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं, और कुछ ही देर में फिर उन्होंने ये भी लिखा कि मजीद डिटेल्स जो है वो भी आपको दे दी जाएगी। अब अगर आप देखें तो योग से आपने यकीनन बताया कि क्वेटा से ये ग्रुप जो था वो जिम्मेदारियां कबूल करना शुरू हुआ था। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो तो सवात में एक वाकया हुआ था और उसकी जिम्मेदारी भी इसने कबूल की थी। हालांकि बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें पता चल गया था, और जो हकायक पुलिस ने IGP ने बल्कि एक प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बताए थे, उसमें कहा गया था कि किसी ने कोई हमला नहीं किया, बल्कि अंदर ही जो एक वाकया हुआ था आप कहें शॉर्ट सर्किट की वजह से, और फिर सारी डिटेल जो है उन्होंने बताई। कुछ ऐसी भी चीजें हमें मिल रही है कि ये शायद तहरीक तालिबान या जो मुल्ला बहादुर है या मौलवी बहादुर है उसके ग्रुप का एक कवर ग्रुप है। अच्छा। जो अब एक नए नाम
जी, आपकी आवाज़ जो है हमें कट कट के आ रही है। कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ हमें साफ आए। मगर जो फरजाना साहिबा एक अहम बात कर रही हैं ताहिर खान साहब, वो ये कह रही हैं ये जो टीजेपी ग्रुप है असल में ये नाम बदल के आ रहे हैं। अब ज़ोब के अंदर भी यही हुआ। टीजेपी ने कहा कि जी हम क्लेम करते हैं कि जी हमने ये अटैक किया था ज़ोब के अंदर, जिसके ऊपर हमारी फ़ौजी क़यादत बड़ी बरहम है। उन्होंने कहा कि जी जिस किस्म के वेपन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म के यूनिफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो अफ़गान नेशनल आर्मी इस्तेमाल कर रही थी। तो कैसे टीटीपी के पास आ गए? और फिर आपने देखा कि टीटीपी के जो चैप्टर है डेरा इस्माइल ख़ान में असद अफरीदी, उन्होंने कहा कि जी ये हमने ज़ोब में ये अटैक किया है। फिर उनका जो सेंट्रल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा नहीं जी ये टीजेपी ने किया। तो ये क्या माजरा है? बहुत शुक्रिया आपका। माजरा तो यह है कि कुछ बताया भी गया था, पेशावर आपके ब्यूरो चीफ ने बैकग्राउंड दिया है थोड़ा सा, और यही टीजेपी के लोगों ने ख़ुद शरीक भी किया है। लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो सर्कल्स है वो इस ग्रुप को सिरे से मानते ही नहीं है कि इस तरह नाम का कोई ग्रुप है भी। तो उनकी ये दलील है कि ये टीटीपी है और उसका एक नाम इस्तेमाल होता है। दूसरी बात यह है कि एक सिंपल सी बात है, टीजेपी के आप खुद भी इसे इत्तेफाक करेंगे कि जो नया ग्रुप बनता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इतने बड़े बड़े हमले करे। और सिर्फ ये जॉब वाला हमला नहीं, जो कि बहुत बड़ा हमला था एक लिहाज से, कैजुअल्टीज़ तो चलो नंबर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी आर्मी के बेस पे हमला करना, फिर वहाँ पे काफ़ी लड़ाई, आखिरी जो उनका मारा गया था वो तो शाम को मारा गया था जी। तो ये इतना वो नहीं होता कि जनाब एक नया ग्रुप आता है और वो उनके पास असलहा भी आ गया, उनकी ट्रेनिंग भी इस ज़बरदस्त किस्म की हो गई। तो जो यहाँ ख्याल है, लेकिन बहरहाल वो नहीं मानते, टीजेपी ने आज भी किया है। मेरा जो ख्याल है कि कभी कभी जो बड़े हमले होते हैं और ख़ासकर फ़ौजी मराकज़ को जब निशाना बनाते हैं तो शायद कि आपस में इनकी एक सोच हो टीटीपी के आपस में कि चूँकि अफ़गान तालिबान पे एक दबाव तो बढ़ेगा। जिस तरह के उस हमले के बाद आर्मी चीफ का बयान है वो भी रेयर है, कभी आर्मी चीफ ने इस तरह की टीटीपी का तो आप ये कह रहे हैं कि वो नाम इसलिए बदलते हैं ताकि जो प्रेशर है वो अफगान तालिबान के ऊपर ना पड़े कि जी आप टीटीपी को रेन इन करें। अच्छा, इस बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि बैरिस्टर अली सैफ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तर्जुमान है पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के रह चुके हैं और उस ग्रोह को हम कह लें, उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो अभी तक। अली सैफ साहब, आपने देखा कि हयाताबाद के अंदर किस तरह एक सिक्योरिटी वहल के जो गाड़ी है उसके करीब एक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में इस वक्त 8 लोग जो है कम से कम वो ज़ख्मी हैं। टीजेपी ने ये जिम्मेदारी कबूल की है। क्या ये नाम बदल के सामने आ रहे हैं? आपका तो एक्सपीरियंस रहा है इनसे, आप मुज़ाकरात करते रहे हैं, क्या ये टीटीपी है? देखें, इस वक्त जितने भी मिलिटेंसी हो रही है उसमें टीटीपी का तो एक बुनियादी किरदार है, क्योंकि उनका अपना एक बहुत ही मुनज़्ज़म ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, लीडरशिप है, फिर रैंक एंड फाइल है। जहां तक नामों का ताल्लुक है, नाम कहीं पे तहरीक जहाद पाकिस्तान, कहीं पे तहरीक इस्लामी पाकिस्तान, कहीं पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, नाम मैटर नहीं करते। मेरी अपनी राय यही है कि ये एक ही लोग हैं। हाँ, अलबत्ता इनके चूंकि इस तरह के जितने भी ग्रुप होते हैं, मिलिटेंट ग्रुप होते हैं, वो बेसिकली फ्रेगमेंटेड होते हैं, फ्रेगमेंटेड यूनिट्स की शक्ल में ऑपरेट करते हैं। तो एक यूनिट जो है वो अपना नाम अगर किसी और टाइटल के साथ वो ऑपरेट करे तो इट डज नॉट मीन कि वो दूसरे ग्रुप से अलग है या उसकी कोई अलग पहचान या अलग आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी भी वही है, टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी वही हैं, सिर्फ नाम इसलिए बदला होता है कि बाज़ औक़ात जैसे अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है उन पर पाकिस्तान की तरफ से दबाव है, आलमी दबाव भी है कि टीटीपी को जो है नकेल डाली जाए, इनको कंट्रोल किया जाए, अफगान सरजमीन को ना इस्तेमाल किया जाए। तो वो उस प्रेशर को भी डाइवर्ट करने के लिए बाज़ औक़ात नाम बदल देते हैं। मगर बैरिस्टर साहब साहब, ये तो जो अफगान तालिबान थे ये तो कहा जाता था कि ये हमारे दोस्त हैं, ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। हम तो बाहर जाके ये कहते रहे हैं कि बाकी दुनिया के ताल्लुकात होने चाहिए अफगान तालिबान के साथ, हम तो चाहते हैं कि उनके साथ ट्रेड भी हो। तो फिर क्यों अफगान तालिबान जो हैं पुश पनाही कर रहे हैं टीटीपी की, और हमारी जो फौज है वो अललान इस बात को कह रही है कि इनके पीछे अफगान तालिबान है, और अब डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम जवाब भी देंगे इनकी जो ये अटैक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर।
देखें जी, बात यह है कि इवन अगर इंटरनेशनल लॉ को भी आप देखें तो इंटरनेशनल लॉ में भी यही है कि अगर आपकी जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए, आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए कोई भी दहशत गर्दाना कार्रवाई होती है, कोई भी मिलिटेंट कार्रवाई किसी दूसरे स्टेट की हुदूद में होती है, तो जिस मुल्क की हुदूद इस्तेमाल हुई होती है वो जिम्मेदार है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। तो अफगानिस्तान तो इस बात को, अफगानिस्तान में चाहे तालिबान की हुकूमत हो या इससे पहले अशरफ गनी की थी, तो वो ये बात, इसको डिस्क्लेमर उनका नहीं हो सकता था कि ये हमारा इसमें रोल नहीं है। यकीनन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो इनको एक्टिवली रोकें। अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि इस वक्त की जो मौजूदा अफगान हुकूमत है, उनकी बॉर्डर एरियाज में, खास तौर पर कुन्नड़ के इलाके में जहां पर ये टीटीपी के फैक्शंस हैं, या फिर पख्ती और पख्तिका के इलाके में, क्या उधर उनका इतना कंट्रोल है, इतनी रिट है कि वो इन लोगों को बजोरी कुव्वत मना कर सकें? ये एक सवालिया निशान है, मैं नहीं समझता कि है। ये जो आपने सवाल उठाया है, ये हमारे दो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछ लेंगे और फिर ये भी पूछेंगे कि जो एक नई पार्टी उभरी है खैबर पख्तूनख्वा में, उसका वोट बैंक के ऊपर क्या असर होगा, खासतौर पे पीटीआई के वोट बैंक के ऊपर। वक्फे के बाद पूछेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कल ही हमने इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह से इंटरव्यू किया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि उनको ऐसा लगता है कि अफ़गान तालिबान की कोई कैपेसिटी नहीं है और इसलिए शायद वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोक नहीं पा रहे। उनके सेफ़ हेवन्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं। फरजाना, आपकी जानिब ये बताइए कि जो कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, आप क्या इससे इत्तफ़ाक़ करती हैं या आप समझती हैं कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो सेफ़ हेवन्स प्रोवाइड कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और उनको ऐसे मौक़े फराहम करें जिसके तहत वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करें? देखिए ना, जो हम पहले इससे भी बात कर रहे थे कि एक कवर ग्रुप आ जाता है और वो अटैक भी कर रहा है हमारी मिलिट्री पर भी, हमारी पुलिस फोर्सेस पर भी, हमारे एरिया में आके घुस के, तो और वो अब वाजे भी हो रहा है कि वो उन दो ग्रुपों का कवर ग्रुप है, तो फिर कैसे कह सकते हैं? और जो आने के हमारे शवाहिद हैं वो भी दिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं मुनीज़, इस वक्त मेरे हाथ में जो लिस्ट है, अगर आप 2021 से लेकर आज के दिन तक देख लें तो तकरीबन आज के साथ मिला के 13 हमले बड़े ऐसे हो रहे हैं जो कि हमलों की तादाद तो ज्यादा है, लेकिन हमला करने वालों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमें सरहद के उस पार नजर आती है, चाहे वो योब में हो, मतलब बलोचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो। उनके जो हमला करने वाले हैं, जो मास्टरमाइंड है, जो उनके हैंडलर है, वो सारे के सारे उनकी हमें निशानदेही मिलती है कि वो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हैं, वहां से कार्रवाइयां करते हैं, वहां मारे भी जा रहे हैं, वहां आपस में भी लड़ाइयों में मारे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पे वो लोग मौजूद हैं और हमारे जराए ये कहते हैं कि पहले ये था कि वो कुल्लड़ में मौजूद थे, लेकिन अब वो वहां से थोड़ा आगे चले गए हैं। तो ऐसे उनके पास वाकई सेफ हेवन्स वहां पे मौजूद है और चाहे वो अफगान तालिबान के तर्जुमान है, वो उनके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, जहाँ वजीर दिफा हैं, वो दोनों ऐसे बयानात देकर मेरा ख्याल में वो उनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी वाज़े मौजूदगी के जो शवाहिद है वो हमें वहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। ताहिर खान साहब, ये तो फरजाना की बात रही, मगर मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या चाहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान? चूँकि उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत सारी प्रेस रिलीज़ेस भी शाया की थी, उनको हमारे तर्ज की हुकूमत नहीं पसंद, वो कहते हैं कि हम अपने तर्ज की शरिया जो है लाना चाहते हैं। क्या अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान तक ही महदूद हो जाएंगे या उनका कोई और एडवेंचरस किस्म का प्लान है पाकिस्तान के अंदर जिसके लिए वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस्तेमाल करें? देखिए ना, आपने सही कहा कि टीटीपी का तो यही उनके जितनी भी आप उनके बयानात या उनके वीडियोस या उनका मीडिया काफ़ी सारी फ़ाल है अब, तो उसका तो यही है कि हमारा जो मकसद है वो इस्लामी निज़ाम है। अफ़गानिस्तान में थोड़ा सा ये आपने ज़रा जो सवाल किया है ना, अफ़गानिस्तान तो मैं 6 मरतबा गया तालिबान के आने के बाद और काफ़ी ट्रैवलिंग की मुख्तलिफ़ सूबों में, लोगों से मुलाकातें भी काफ़ी सारे होती हैं। तो कभी कभी तो हम लोगों से एक सुनते हैं कि आपका निज़ाम वहाँ पर गैर इस्लामी है और ये और वो। आपको याद होगा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ख़ुद वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू में बड़ा वायरल हुआ है, वो बड़ा वायरल हुआ है कि जी पाकिस्तान का निज़ाम इस्लामी नहीं है और ये तो ये करते हैं वो करते हैं ना, काफ़ी सारा।
तो वहाँ एक सोच तो है, लेकिन इस सोच का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो पाकिस्तान में कोई मसाइल वो देखना चाहते हैं या कोई इंस्टेबिलिटी यहाँ पे चाहते हैं। ये उनकी बिल्कुल भी सोच नहीं है। इसलिए तो उन्होंने पुष्पनाही क्यों कर रहे हैं? पुष्पनाही का देखो ना, एक तो सिंपल वो है कि 2007 में जब टीटीपी बनी थी तो वो अफगानिस्तान तालिबान से इंस्पायर होकर बनी थी ना, क्योंकि वो तो मुल्ला उमर ने 1994 में 94 में बनाई थी। तो लिहाजा मैं तो ये फिर दोनों ने 20 साल इकट्ठे जंग लड़ी है उन्होंने। और फिर मुझे याद है जब ये तालिबान अमरीकी हमले तो फिर के बाद उनको टॉलरेट कर रहे, मगर फिर भी वो कह तो सकते हैं कि जी आपने, अगर वो कहें उनको, अगर वो उनको कहें और मौसर तरीके से कहें तो शायद के अभी मौसर तरीके से नहीं कहा, मतलब है कि लगता तो यही है ना, लगता यही है। लेकिन एक बात और है कि पाकिस्तान में एक इत्मीनान उस वक्त पैदा हुई जब टीटीपी के लोगों को उन्होंने बॉर्डर से हटाया था, और ये दुरुस्त है। अब बॉर्डर पे काफ़ी अरसे से अटैक नहीं हुआ, लेकिन वो इत्मीनान आर्मी चीफ के जॉब के हमले के बाद वो यहाँ पर जो थोड़े से लोग खुश थे वो बिल्कुल मायूसी में तब्दील हो गई है। और फिर उसके बाद कोर कमांडरों के इजलास में तो, और ये माजी में आपको लगता है कि पाकिस्तान हमला करेगा, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा? देखो ना, पाकिस्तान ने माजी में किए हैं, लेकिन कभी ये क्लेम नहीं, ये उसको ओन नहीं करते। होश में हुआ था, होश में गुज़िश्ता साल, मगर जो बार बार डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हाँ, इशारा तो इसमें भी है। तो खदशा क्या है आपका? खदशा यह है कि अगर इस तरह हमले जारी रहे जिस तरह आज भी हुआ है पेशावर वाला, तो फिर होगी जो, तो फिर इम्कान तो हो सकता है ना। अच्छा, ठीक है, मगर आपने जो अहम बात की वो कही कि जो इस वक्त बॉर्डर एरियाज हैं उसके ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे। इस हवाले से कल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बात की है, और मैं चाहूँगी कि बैरिस्टर सैफ भी उसको सुने, चूँकि वो उस अमल का हिस्सा थे जहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडरान से बातचीत हो रही थी, अमन मुज़ाकरात हो रहे थे। वो दिखाइए। उन्होंने कुछ और प्रपोजल्स भी जो है वो हमारे रोटी के अदारे हैं उनके साथ जब बातचीत होती है तो उन्होंने कुछ और प्रपोजल भी दिए कि जिसको इस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। तो उससे ये लगता है कि शायद वो नियतन इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा था कि हम इनको शिफ्ट कर देते हैं दूर पाकिस्तान की सरहद से, तो उसके लिए आप हमारी मदद करें। हम शिफ्ट कर देते हैं पाकिस्तान की हदूद से दूर, पाकिस्तान की सरहद से दूर, ईरान, यानी अब तो वो इधर करीब ही बैठे हैं ना, अब तो वहाँ से पैदल चलते हैं तो इधर पहुँच जाते हैं। तो उनकी तरफ से एक ये प्रपोजल भी थी, और ये बड़ी पुरानी प्रपोजल है। जब पार्लियामेंट को ब्रीफ किया गया था उस वक्त दी देन DGISI और दी देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बैरिस्टर सैफ, आप जो वो मुज़ाकराती अमल था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, उसका आप हिस्सा रहे हैं, क्या ये प्रपोज़ल आया था कि जी हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के सरहदों से दूर शिफ्ट कर देते हैं, और क्या अफगान तालिबान ने ये किया था? देखें, ऐसी तजवीज़ पर तो TTP के साथ एक मुलाकात में बात हुई थी। मैं इसके बारे में तो नहीं कहूँगा कि ये तजवीज़ पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से आई थी, लेकिन क्योंकि उसका कोई वसूख से बात हमारे सामने उन्होंने नहीं की। अलबत्ता डिफरेंट ऑप्शंस पर बात करते हुए एक ये भी था कि उनको पाकिस्तान की सरहद से दूर सेटल किया जाए, अफगानिस्तान की शुमाल में लेके चला जाया जाए, लेकिन उसमें 2-3 वजूहात थी कि वो प्रैक्टिकली मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं था। और उसकी वजह ये है कि आजकल के दौर में किसी को जोग्राफियाई तौर पर थोड़ा दूर कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि उनके ऑपरेटिव्स तो पाकिस्तान के अंदर अगर मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो वो चाहे जोब से उनको मैसेज आए, चाहे कलात से आए, चाहे वो कोयटा से, या चाहे वो कुंदूज से आए, वो तो फिर बात तो मैसेजेस तो कोई मतलब कोई फाख्ता तो नहीं लेके आती ना, वो तो तंजीम का अपना एक नेटवर्क है कम्युनिकेशन का। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जो अभी आपने ताहिर खान साहब से एक बात की, मैं उस पर भी थोड़ा कमेंट करना चाह रहा हूं। जी जी बताइए। देखिए, TTP को इस वक्त अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, एक खतरा है, उनके वजूद को खतरा है, वजूदी खतरा है। और उसकी वजह यह है कि एक तो उन पर अफगान हुकूमत का भी दबाव है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि अफगान हुकूमत का दबाव उन पर था। जब तक मैं इस अमल में शामिल था उस वक्त वो बार बार उनको रोक रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर TTP मुकम्मल तौर पर कार्रवाइयां करने से रुक जाती है, तो उनके अपने अंदर बगावत करने का और अपने लोगों के छोड़कर चले जाने और दूसरे छोटे ग्रुप्स बना लेने का, स्प्लिंटर ग्रुप्स बना लेने का खदशा बढ़ जाता है। अफगान तालिबान को यह भी खदशा है कि अगर वो TTP पर एक खास हद से ज्यादा दबाव डालेंगे और TTP के फाइटर्स मायूस होकर TTP की क़यादत से अलग हो जाएंगे, तो इसका इम्कान बहुत ज्यादा है कि वो दाइश को ज्वाइन करें। और दाइश को ज्वाइन करना इसलिए अफगान हुकूमत के लिए ज्यादा खतरनाक है कि वो जाकर
काबुल के अंदर भी कार्रवाइयां कर रहे हैं और कर चुके हैं कई बार। तो वो ये border देखते area हैं कि के अगर वो control- टीटीपी को डिसबैन करेंगे तो हो सकता है कि वो अफगान हुकूमत के खिलाफ ही हो जाएं। ये खतरा जो है उनके सामने खड़ा हो जाए। जी बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप टीटीपी को डिसबैंड करते हैं, टीटीपी पर पाबंदी लगाते हैं, तो उनके जो फाइटर हैं वो दाइश में चले जाएंगे। जी, और ये बात भी कल वजीर दाखिला ने कही थी कि जी दाइश और टीटीपी के अंदर, जमातुल अहरार के अंदर जो लोग हैं वो एक ही जैसे हैं। मगर अब मूविंग फॉरवर्ड, चूंकि एक और बड़ा मसला जो है वो सामने उभर के आया है आपके सूबे से। फरजाना, आप तो पूरा दिन कल रिपोर्ट करती रही इस इशू के ऊपर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, एक नया ग्रुप परवेज खटक जिनको लीड कर रहे हैं, कितना बड़ा डेंट होगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर? क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि हम अंदर, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि वो अंदर हैं और वो ग्रुप ज्वाइन करें, उनमें से कम 11 ने तो कहा है कि जी हम थे ही नहीं, उधर मौजूद ही नहीं थे, या हमें जबरदस्ती लाया गया था। ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, अब तक तकरीबन 11 तरदीदें जो है वो आ चुकी हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमें ये भी बताया गया है कि उन 11 में से 1-2 जो है वो वापस एक और तरदीद भी देने के पोजीशन में है, या शायद तैयारी में है कि वो अभी थोड़ी देर में हमें मीडिया को मिल जाएगी। तो अजीब सी एक कहानी है जो कल हमें यहाँ पेशावर में नजर आई, और पहली दफा ऐसा हुआ कि इतना कंट्रोल्ड सियासी इजलास जो है वो सामने आया। और वो भी अगर आप कहें कि अगर ये एक शमूलियती इजलास था तो फिर तो इसे ओपन होना चाहिए था, लेकिन इतना कंट्रोल था कि मीडिया को भी वहां जाने की इजाजत नहीं मिली, और जो जाना चाहते थे उनके साथ भी